ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह मौजूद हैं, जिसमें से पहले 4 ग्रहों को रॉकी प्लैनेट कहा जाता है, जिसमें हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह मरकरी यानी कि बुध भी मौजूद है और उसके बाद शुक्र, धरती और मंगल मौजूद है। मंगल के बाद हमारे सोलर सिस्टम में एक बड़ी एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है और उस एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर यानी कि बृहस्पति मौजूद होता है। साथ ही जुपिटर एक बड़ा गैस जाइंट भी है। जुपिटर के बाद हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा बड़ा ग्रह मौजूद होता है, जिसे सैटर्न यानी कि शनि कहा जाता है और ये अपनी रिंग्स के लिए काफी मशहूर भी है। ये भी जुपिटर की तरह एक बड़ा गैस जाइंट है। और इसके बाद हमारे सोलर सिस्टम में यूरेनस और नेपट्यून मौजूद होते हैं, यानी कि अरुण और वरुण, जो कि काफी बर्फीले ग्रह हैं। वैसे तो ये भी बड़े गैस जाइंट हैं, लेकिन क्योंकि ये जमे हुए ग्रह हैं इसलिए इन्हें आइस जाइंट्स भी कहा जाता है। इसके अलावा भी हमारे सोलर सिस्टम में एक डॉर्फ प्लैनेट यानी कि बौना ग्रह मौजूद है और जैसे कि आप जानते ही हैं कि उसका नाम है प्लूटो यानी कि यम। प्लूटो असल में एक बर्फीला ग्रह है और ये हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बाहरी छोर पर मौजूद है। प्लूटो की खोज साल 1930 में की गई थी। खोज के समय प्लूटो को एक ग्रह की श्रेणी में रखा गया था, पर जब वैज्ञानिकों ने हमारे सोलर सिस्टम के बारे में और भी गहराई से अध्ययन करना शुरू किया, तब उन्हें पता चला कि प्लूटो की तरह ही हमारे सोलर सिस्टम में काफी ज्यादा स्मॉल प्लैनेट्स मौजूद हैं। इसलिए साल 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर एक बौने ग्रह का दर्जा दे दिया गया। क्या आप ये बात जानते हैं कि शुरुआत में वैज्ञानिकों का मानना था कि प्लूटो एक आइसी डॉर्फ प्लैनेट है जो कि लाखों सालों से इनएक्टिव है, और ऐसा भी कहा जाता था कि वहाँ पर सदियों से किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं हुई है। इसी वजह से शुरुआत में हमारे वैज्ञानिकों ने इस बौने ग्रह में कोई खास रुचि नहीं दिखाई और इसलिए इस पर ज्यादा मिशन भी नहीं किए गए। लेकिन साल 2006 में लॉन्च किया गया नासा का न्यू होराइजन्स मिशन ने इस बौने ग्रह को काफी नजदीक से समझने में हमारे वैज्ञानिकों की बहुत ही सहायता की। जुलाई 2015 में यह मिशन प्लूटो के काफी नजदीक से होकर गुजरा, जिस दौरान इस मिशन ने प्लूटो का काफी गहरा अध्ययन करने में भी हमारे वैज्ञानिकों की सहायता की। इस अध्ययन के दौरान वैज्ञानिकों को इस बौने ग्रह के बारे में कई ऐसी जानकारियों का पता चला जिसने हमारे वैज्ञानिकों का इस डॉर्फ प्लैनेट को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले प्लूटो को पूरी तरह से नहीं समझा गया था और इसलिए प्लूटो हमारे वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य ही था। लेकिन जब इस मिशन द्वारा हमारे वैज्ञानिकों को प्लूटो के बारे में नई जानकारियां मिली, तब वह समझ गए थे कि उनका प्लूटो पर भी गहरा अध्ययन करना काफी जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले हमारे वैज्ञानिकों का ये मानना था कि प्लूटो एक इनएक्टिव आइस जाइंट है, जहां वैज्ञानिकों के जानने के लिए कुछ खास नहीं है। पर न्यू होराइजन्स द्वारा जुटाई गई जानकारियों से उन्हें यह पता चला कि प्लूटो हमारी सोच से भी काफी ज्यादा एक्टिव है। इसलिए हाल ही में प्लूटो पर किए गए अध्ययनों और न्यू होराइजन्स मिशन द्वारा हमारे वैज्ञानिकों को मिली जानकारियों से वे ये कन्फर्म कर पाए कि प्लूटो असल में एक एक्टिव सोलर बॉडी है और साथ ही प्लूटो पर एक नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर मौजूद है, जो कि काफी हद तक हमारी पृथ्वी की तरह है। साथ ही प्लूटो पर दिन के समय सरफेस में जमी हुई बर्फ भाप बन जाती है, पर रात के समय यहाँ का तापमान काफी कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये वापस नाइट्रोजन आइस के रूप में जम जाते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि यह प्रक्रिया न जाने कितने लाखों सालों से प्लूटो पर होती चली आ रही है। साथ ही प्लूटो के सरफेस पर वैज्ञानिकों को एक्टिव आइस वॉल्केनोज का भी पता चला, जो कि यह बताता है कि प्लूटो का कोर अभी भी काफी एक्टिव हो सकता है। साथ ही वैज्ञानिकों को प्लूटो की सरफेस पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और नाइट्रोजन आइस के जमे हुए कई किलोमीटर बड़े बड़े पहाड़ों का भी पता चला। आपको यह जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि जब हमारे वैज्ञानिकों ने प्लूटो की सरफेस पर गहरा अध्ययन किया, तब उन्हें पता चला कि केवल कुछ लाख सालों पहले तक यह डॉर्फ प्लैनेट जियोग्राफिकली काफी एक्टिव रहा होगा। साथ ही वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि इस बात की काफी ज्यादा संभावना है कि प्लूटो के कई किलोमीटर बड़े आइसी सरफेस के नीचे सब सरफेस लिक्विड वाटर ओशन मौजूद हो सकते हैं। प्लूटो का आकार बहुत छोटा होने के कारण इस ग्रह की ग्रेविटी बहुत कम है, इसलिए इसके पास एक ज्यादा अच्छा एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं है। इसका मतलब इसका एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा पतला है, जिसमें ज्यादातर नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है। वैज्ञानिकों की 2018 में की गई रिसर्च में पता चला कि प्लूटो का एटमॉस्फेयर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि प्लूटो का एटमॉस्फेयर एक दिन पूरे तरीके से गायब हो जाएगा
वैज्ञानिकों ने प्लूटो के गायब होते हुए एटमॉस्फेयर के बारे में दुनिया को 4 अक्टूबर 2021 में बताया। उन्होंने कहा कि प्लूटो का एटमॉस्फेयर अब खत्म होने वाला है। उनके द्वारा प्लूटो पर की गई नई रिसर्च इस बात का दावा करती है, क्योंकि अपने अंडाकार ऑर्बिट के कारण ये जल्द ही सूर्य से काफी दूर जाने वाला है, जिसके कारण प्लूटो का तापमान काफी तेजी से कम हो जाएगा, जिससे इसके वातावरण में मौजूद गैसें एकदम से तेजी से जमकर नीचे गिरने लगती हैं। क्योंकि जब प्लूटो सूर्य से दूर चला जाएगा तब इसकी सतह का तापमान -232 डिग्री सेल्सियस से भी काफी नीचे चला जाता है। यह इतनी ज्यादा ठंड है कि इसके एटमॉस्फेयर में मौजूद सभी गैसेस फ्रीज होकर इसकी सतह पर जम जाएंगी। क्या आप जानते हैं कि यदि ये बात साबित हो गई कि प्लूटो पर वाकई में एक सब सरफेस लिक्विड वाटर ओशन मौजूद है, तो फिर इस बात की भी काफी ज्यादा संभावनाएं हो जाएंगी कि शायद फिर प्लूटो के इसी समंदर में जीवन के भी संकेत देखने को मिल सके। लेकिन न्यू हॉराइजन्स मिशन के दौरान हमारे वैज्ञानिकों को प्लूटो का अध्ययन करने के लिए केवल कुछ दिनों का ही समय मिला था, क्योंकि फ्लाईबाई की वजह से वह प्लूटो के केवल 40% हिस्से का ही अध्ययन कर पाए थे, और यह अध्ययन भी काफी पुराने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए किया गया था। यही कारण है कि अब अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा प्लूटो के बारे में और अच्छे से जानने के लिए और उसका लंबे समय तक गहरा अध्ययन करने के लिए एक प्लूटो ऑर्बिटल मिशन पर काम कर रही है, जो कि लंबे समय तक प्लूटो के ऑर्बिट में रहकर उसके एटमॉस्फेयर, सरफेस, सब सरफेस वाटर और उसके मून्स का भी अध्ययन कर सकेगा। और इसके लिए उन्हें और भी आधुनिक साइंस इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होगी। साथ ही यदि हमारे वैज्ञानिकों को प्लूटो और उसके मून्स के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी है, तो उन्हें फ्लाईबाई की जगह उसके ऑर्बिट में रहकर उसका और उसके मून्स का अध्ययन करना होगा। यानी कि उन्हें प्लूटो पर एक ऑर्बिटल मिशन भेजना होगा, जो कि उसके ऑर्बिट में कई सालों तक रहकर उसके सरफेस, उसके कोर, एटमॉस्फेयर और उसके मून्स का अध्ययन कर जरूरी जानकारियां धरती पर हमारे वैज्ञानिकों तक भेज सके। प्लूटो ऑर्बिटल स्पेस मिशन के प्रोटोटाइप पर काम करने के लिए नासा ने SWRI यानी कि साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेट किया है। यह रिसर्च इंस्टीट्यूट इससे पहले न्यू हॉराइजन्स मिशन के प्रोटोटाइप पर भी काम कर चुका है, जिसकी वजह से उन्हें काफी अच्छे से पता है कि इस तरह के मिशन को अंजाम देने के लिए किस तरह के स्पेसक्राफ्ट, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, प्रोपल्शन सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम की जरूरत होती है। साथ ही प्लूटो पर भेजे जाने वाले इस मिशन को अब तक कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया है, और इसलिए इसे अभी प्लूटो ऑर्बिटर मिशन के नाम से ऑपरेट किया जा रहा है। यह ऑर्बिटर न्यू हॉराइजन्स क्लास का एक स्पेसक्राफ्ट होगा, जिसमें प्लूटो का अध्ययन करने के लिए आधुनिक साइंस इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद होंगे, जो कि इसके नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन आइस से भरे हुए सरफेस और पहाड़, उसकी एक्टिव कोर, सब सरफेस लिक्विड वाटर ओशन और उसके चारों मून्स का काफी नजदीकी से अध्ययन करेगा। इसमें काफी आधुनिक ट्रांसमिशन सिस्टम भी मौजूद होगा, जो कि न्यू हॉराइजन्स के ट्रांसमिशन सिस्टम से 10 गुना ज्यादा पावरफुल होगा। ऐसा कहा जाता है कि यह ऑर्बिटर मिशन साल 2030 में लॉन्च किया जाएगा, और यदि सब कुछ सही रहा तो फिर यह ऑर्बिटर 2 साल की यात्रा के बाद सोलर सिस्टम में मौजूद सबसे बड़े गैस जाइंट जुपिटर तक पहुंच जाएगा। और आपको यह जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि फिर यह जुपिटर की ग्रेविटी के कारण अपनी स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ा लेगा, और फिर यह प्लूटो तक अपना 7 से 8 सालों तक का लंबा सफर शुरू करेगा। साथ ही हमारे वैज्ञानिक यह उम्मीद करते हैं कि यह स्पेसक्राफ्ट 2040 तक डॉर्फ प्लैनेट प्लूटो तक पहुंच जाएगा, और इसके बाद यह स्पेसक्राफ्ट जब प्लूटो के सबसे बड़े मून चेरन के पास पहुंच जाएगा, तब यह उसकी भी ग्रेविटी का उपयोग कर प्लूटो के ऑर्बिट में दाखिल हो जाएगा। जिसके बाद यह स्पेसक्राफ्ट लगभग 2 से 3 सालों तक प्लूटो के ऑर्बिट में रहकर उसका और उसके चारों मून्स का काफी ज्यादा गहरा अध्ययन करेगा, जिससे हमारे वैज्ञानिक प्लूटो के बारे में काफी कुछ नया जान पाएंगे। और साथ ही यह स्पेसक्राफ्ट अपने मिशन के दौरान बार बार प्लूटो और उसके बड़े मून चेरन के ऑर्बिट से होकर गुजरता रहेगा। इसी वजह से यह स्पेसक्राफ्ट इनके सरफेस, एटमॉस्फेयर, सब सरफेस, लिक्विड वाटर, मैग्नेटिक फील्ड और आइस पोल्स का भी काफी नजदीक से अध्ययन कर पाएगा। ऐसा भी माना जाता है कि कुछ सालों के बाद जब यह प्लूटो पर अपने मिशन को पूरा कर लेगा, तब यह अपने दूसरे स्टेज मिशन को शुरू कर देगा, और इसका दूसरा मिशन होगा काइपर बेल्ट और उसमें मौजूद सोलर बॉडीज का गहरा अध्ययन करना। जिस प्रकार हमारे सोलर सिस्टम में मंगल ग्रह के बाद एक एस्टेरॉयड बेल्ट मौजूद है, उसी प्रकार हमारे सोलर सिस्टम के बाहरी छोर में एक काइपर बेल्ट भी मौजूद है, जो कि एस्टेरॉयड बेल्ट के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ी है। और हमारे वैज्ञानिकों का ये मानना है कि शायद इस काइपर बेल्ट में किसी ऐसे ग्रह के भी संकेत पाए जा सकते हैं, जहां पर शायद जीवन पाए जाने की संभावना हो सकती है। वैज्ञानिकों को यकीन है कि उनके भविष्य के मिशन में हम इस ग्रह पर शायद कई ऐसी चीजें ढूंढ सकते हैं जिनके बारे में अभी हम नहीं जानते, क्योंकि इतनी रिसर्च के बावजूद भी हमने यही देखा है
कि काइपर बेल्ट में मौजूद प्लूटो एक ऐसी जगह है जो हम इंसानों की नजरों से अभी काफी हद तक छुपी हुई है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।